तो ये हमने पिछले कई सारे न्यूमेरिकल कराए थे, अब ये अगला एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है और इसके बेस पे बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले आ जाते हैं इसके लिए, तो उसके लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 an acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses are tied together? ठीक है, एक फोर्स 5 न्यूटन का एक मास पे लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन होता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसी फोर्स को 5 न्यूटन का फोर्स दूसरे मास पे लगाते m2 पे तो उसका एक्सेलरेशन होता है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोनों मास को एक साथ टाई कर दिया जाए, बांध दिया जाए, और उसके बाद वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो अब कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये हम करके दिखाते हैं, इसको सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। बोला क्या कि जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जो लगा रहे हम लोग वो है 5 न्यूटन का। ठीक, इन फर्स्ट केस, पहले वाले केस में क्या है, मास m1 है तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इन फर्स्ट केस a1 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो m1 कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m1 a1, फोर्स का फॉर्मूला है। तो m1 निकाल लेते हैं हम लोग F अपॉन a1। फोर्स तो 5 न्यूटन का था और एक्सेलरेशन है 8, इतना केजी का मास है पहले वाले कंडीशन में। ऐसे ही दूसरे कंडीशन में लेते हैं, इन सेकेंड केस a2 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो f जो होगा a2 इज इक्वल टू f, m2 इज इक्वल टू f अपॉन a2। फोर्स है 5 न्यूटन का और एक्सेलरेशन है 24। इस वक्त मास जो है ना इतना केजी का है। ठीक, अब इस मास को, ठीक, ये दोनों मास को हम लोग एक साथ टाई कर देते हैं, यानी टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास व्हेन बोथ आर टाइट, दोनों को अगर टाइट कर दिया जाए तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू है 5/8 और m2 का वैल्यू है 5/24। ठीक, इनका जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो 24 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, ये 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये आ गया 20 अपॉन 24। इसको 4 से कैंसिल कर देंगे, 5/6 इतना केजी हो जाएगा मास, दोनों को एक साथ कर देंगे तो। ठीक है, तो जब दोनों के मास को जब टोटल कर देते हैं तो हम लोग कैपिटल M ले लेते हैं। सपोज कैपिटल M ले लिया, दोनों मास को प्लस कर दिया, तो अब बताना है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा तो कितना उस पे एक्सेलरेशन होगा। ना यहाँ पे लेते हैं, फोर्स कितना है हमारा 5 न्यूटन और मास कितना है 5/6 kg, तो क्या हो जाएगा, m इंटू a इज इक्वल टू f, a इज इक्वल टू f अपॉन m, या फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे f अपॉन m1 प्लस m2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 5 है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दोनों का जो मास सम किया है ये 5/6 है, 5/6। ये जो नीचे का नंबर है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो a इज इक्वल टू 5 एंड 6/5 हो जाएगा। 5/6 था ना, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। और अब जो एक्सेलरेशन होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जब दोनों बॉडी को एक साथ
हम लोग कर देते हैं टाई करके, फिर इसको वही फोर्स लगाते हैं, फोर्स वही है, तो फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई? सवाल समझ में आया कि एक फोर्स है, पहले एक मास पे लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कुछ आता है, फिर उसी फोर्स को दूसरे मास पे लगाते हैं तो उसका दूसरा एक्सेलरेशन आता है। अगर दोनों मास को प्लस कर दिया जाए और फिर उसके ऊपर वही फोर्स लगाया जाए तो नया एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हो गया। कहाँ कहाँ समझ में आई ये? ठीक है, नोट कर लिए इसको, बंद कर इसको। ठीक है, अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, वो है इम्पल्स। इम्पल्स को आई से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम is called impulse। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट। अगर कोई फोर्स बहुत छोटे से टाइम के लिए काम करता है तो इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का रिलेशन दे रखा, रिलेशन फॉर इम्पल्स, क्या दे रखा है ये? I इज इक्वल टू एफ इंटू टी, आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पे डी टी भी ले सकते हैं। डी टी वेरी स्मॉल टाइम, डी से अगर दिखाते हैं ना वेरी स्मॉल टाइम लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई एफ इंटू डी टी, फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का सेकेंड, तो यूनिट जो होता है इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इम्पल्स का एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है और वो है चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, इम्पल्स का एक दूसरा डेफिनेशन। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम, change in momentum is called impulse। ठीक है ना, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अब इसका रिलेशन दिखाते हैं। देखिए अभी फोर्स का जो हम लोग डेफिनेशन बताया था, कैसे लिखा था? अभी जो डेफिनेशन किया था फोर्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। पिछला किया था ना हम लोगों ने, पिछले टाइम में फोर्स का हम लोगों ने निकाला था चेंज इन मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी। ठीक है ना, डी पी अपॉन डी टी पीछे किया था हम लोगों ने अगला पिछले टॉपिक में। डी पी जो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डी टी। चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंटम कितना, दोनों को माइनस कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। अगर हम डी टी को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है ना, तो ये फोर्स इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी, ये है ना एफ इंटू डी टी इम्पल्स, इम्पल्स के लिए ये हो गया। तो इसको हटा के हम लोग चाहें आई इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यहाँ ले लेता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी को बोलते हैं इम्पल्स को। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, यह है इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। तो ये एक तरीका हमारा दूसरा डेफिनेशन है इम्पल्स का। एक तो ये है फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, थोड़े टाइम के लिए काम करता है किसी जगह पे, तो उसे हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और इसको दूसरा एक डेफिनेशन देते हैं हम लोग, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स को देखते हैं हम लोग,
उसका कौन कौन से एग्जाम्पल है इम्पल्स का, वो एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, ये इम्पल्स का डेफिनेशन समझ में आया, रिलेशन समझ में आया, ये मोमेंटम से भी दिखाते हैं और फोर्स इनटू टाइम से भी इम्पल्स दिखाते हैं। अगर हम लोग मोमेंटम से दिखा रहे हैं, यहाँ तो न्यूटन सेकेंड आ गया यूनिट इम्पल्स का इसके हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड इम्पल्स का, ठीक है ना, क्योंकि मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास का यूनिट होता है kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो ये भी यूनिट होता है, इम्पल्स के दोनों यूनिट सही हैं, न्यूटन सेकेंड भी सही है और kg मीटर पर सेकेंड भी सही है, ये दोनों यूनिट इसका इम्पल्स का होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है इम्पल्स के, इसे मिटाते हैं हम लोग। ये दे रखा हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्स। ठीक है ना, क्या बताए कि इम्पल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एक बताते हम लोग, देखा है कि जब भी कभी क्रिकेट के मैच वैच में जब कैच लेते हैं बॉल को जब कैच लेते हैं तो ऐसे कैच बॉल को पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं और ऐसे करने से क्या बेनिफिट होता है? ठीक, क्या है कि जब वो बॉल आ रहा होगा, जो बॉल को मारा गया वही बैट से, तो उसका अपना एक मोमेंटम होगा, मास होगा, वेलोसिटी होगा, मोमेंटम होगा, उसका अपना एक मोमेंटम होगा। ठीक, और जब हम लोग उसको कैच लेंगे तो जितना उसका मोमेंटम था, वेलोसिटी था, कैच लेंगे तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। कितनी बात सुन, चेंज इन मोमेंटम। और अगर हम लोग फ़ौरन ही उसको कैच करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो टाइम क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जब बहुत कम होगा तो चेंज इन मोमेंटम, जो हम लोग रिलेशन लिखा था, उसके लिए टाइम बहुत कम होगा, तो इम्पल्स यानी फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे हम लोगों ने बताया, ये इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम dt, फोर्स इनटू dt। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कैच करते हैं, अगर जैसे ये बॉल को ऐसे डायरेक्ट पकड़ते हैं ऐसे, तो क्या होगा, टाइम बहुत कम होगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स हाथ पे ज़्यादा लगेगा। जब हाथ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा तो चोट लग जाएगा। प्लस ये भी है कि जब चोट लगेगा और बॉल इसमें से जब फोर्स लगता है, तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर एक फोर्स इधर लग रहा है तो हमारे हाथ से भी उस बॉल पे एक फोर्स लगेगा जो वापस उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। तो पता चला कि हम लोग बॉल को पकड़ तो रहे, लेकिन वापस फोर्स लग के हाथ से निकल गया, तो कैच मिस हो जाता है और चोट भी लग जाता है। लेकिन अगर उसी बॉल को ऐसे कैच, जैसे ऐसे बॉल को पकड़ा और इसको खींच रहे ऐसे, ठीक है ना, पीछे की तरफ खींचा, तो जब इसको हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ा तो उसका मोमेंटम था, कुछ था, जितना भी था वेलोसिटी के हिसाब से मोमेंटम था। अब हम लोग उसको लेके नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मोमेंटम वेलोसिटी उसका कम हो गया, लेकिन टाइम को बढ़ता जा रहा है। यहाँ हमने जीरो पकड़ा नहीं था, ये टाइम को ऐसे इतनी देर के बाद ज़ीरो किया है, तो ये टाइम बढ़ गया, ज़ीरो लाने में उसको टाइम बढ़ गया। जब टाइम ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स जब कम लगेगा तो चोट कम लगेगा, हमें चोट भी कम लगेगा और रिएक्शन भी कम होगा। रिएक्शन कम होगा तो हमारे बॉल हाथ में फंसा रहेगा या कैच हो जाएगा। कितनी बात सुनी? तो ये सब एग्जाम्पल दे रहा, एक जैसे ये एग्जाम्पल है, पुलिंग हैंड बैकवर्ड व्हेन कैचिंग द बॉल। एग्जाम्पल में दे रखा, पहला पुलिंग hand backward when catching a cricket ball, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल हो गया, जब बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। एक होता है लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है ना। लॉन्ग जंप, हाई जंप तो करते हैं, लेकिन जो जगह पे हम लोग करते हैं वो सॉफ्ट जगह होता है, वहाँ पे या तो ज़मीन खोद देते हैं
या फिर वहाँ पे बालू डाल देते हैं। ठीक, अब सपोज करो कि हम कूदना चाहते हैं, हम 5 मंजिले से कूद गए, तो हमारा क्या होगा? 5 मंजिले से कूद गए तो हमारा क्या होगा? ऊपर। ओ भाई बोला ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। जाहिर है ऐसा ही होगा अगर हम कूदते हैं 5 मंजिले से। लेकिन ये चीज़ हम नहीं बता रहे कि हम कहाँ कूदे। सपोज हमने पानी में कूद गया, 5 मंजिल से कूद रहे हैं लेकिन पानी में कूद रहे हैं, तो पानी में कूदेंगे तो ऊपर थोड़ी जाएंगे, पानी में जाएंगे। ठीक, कितनी बात में। या बहुत बालू का टीला है, बालू का टीला है और ऊंचाई से कुछ जैसे 2 मंजिला 3 मंजिल से कूद रहे हैं मगर बालू के टीले पे कूद रहे हैं, तभी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कितनी बात में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पानी में गिर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं कुछ नहीं हो रहा है। या फिर बालू के टीले पे, इसलिए कि जब हम कूद रहे होंगे ना तो ऊपर से जब आ रहे होंगे तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और जैसे पानी के सरफेस पे आएंगे उस वक्त वेलोसिटी और जो मास होगा, वो जो मोमेंटम होगा अपना एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा। लेकिन जैसे पानी में डिप करेंगे तो पानी में फिर अंदर जाएगा और फिर वेलोसिटी कम होता जाएगा, हमारे बॉडी का वेलोसिटी कम होता जाएगा। पानी में जैसे अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे, उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा। एक ऐसा स्टेज होगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर पानी जो है ना बायस फोर्स की वजह से हमें ऊपर उठा देता है। तो क्या हुआ कि पानी के सरफेस पे जब कूदे थे, जब टच कर रहे थे ऊपर से, उस वक्त वेलोसिटी कुछ और था, लेकिन वेलोसिटी 0 होने में या मोमेंटम चेंज होने में, पूरा 0 तक जाने में टाइम लगा। जब टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो फिर सेफ है हम लोग, ठीक है ना, सेफ है। टाइम बढ़ गया तो फोर्स हमारा कम लगेगा, तो वो हमें फोर्स कम होगा तो सेफ रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर हार्ड सरफेस पे कूद गए, यानी सूखे ज़मीन पे 5 मंजिल से कूदेंगे तो फिर बचेंगे नहीं। कितनी बात सुन में। तो सरफेस सॉफ्ट है या हार्ड है, उसके हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ टाइम का ड्यूरेशन पता चल जाएगा कि कितनी देर में वेलोसिटी 0 होगा, और उसी के हिसाब से हमें फोर्स का अंदाज़ा लगेगा कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि टाइम जब बढ़ेगा फोर्स घटेगा। कितनी बात सुनी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इम्पल्स का। ठीक, जंपिंग फ्रॉम अ हाइट on soft surface or into water is safer than on hard सरफेस। यानी कि पानी में या फिर सॉफ्ट सरफेस पे अगर कूदते हैं तो वो सेफ है हार्ड सरफेस पे कूदने के मुकाबले में, क्योंकि जब हार्ड सरफेस पे कूदेंगे तो हमें पैरों में चोट आएगा, पैर भी टूट सकता है, जान भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कितनी बात सुन में। तो ये दे रखा है, जब भी कभी हम लोग देखते हैं, अगला एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जितने भी कांच के बर्तन होते हैं, ग्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या चाइना डिश होते हैं, चाइना वाले बर्तन भी आते हैं, तो उनको जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जाहिर है रास्ते में गड्ढे वड्ढे भी होते हैं, स्पीड ब्रेकर भी होता है, तो गाड़ी उछलते रहता है। तो जो कांच के बर्तन होंगे वो तो आपस में टकराएंगे और टूट जाएंगे, सब मंजिल से पहुँचते पहुँचते सब तक चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उसको हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके बीच में पेपर डाल देते हैं, ठीक है ना, या फिर हम थर्मल डाल देते हैं, थर्मोकोल डालते हैं, या फिर स्ट्रॉ डाल देते हैं। स्ट्रॉ डालते हैं ना, जो धान की खेती होती है, डंडियाँ जो होते हैं ना, उसमें डाल देते हैं। जब हम उसके बीच में डाल देते हैं तो क्या होता है, जब जर्क करता है तो डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं आते, क्योंकि बीच में जो पेपर है या फिर वो थर्मोकोल है या फिर वो स्ट्रॉ जो है वो डायरेक्ट टच नहीं करने देता। टच होते होते टाइम लग जाता है, और जब टाइम लग जाता है तो फोर्स कम लगता है, और ग्लास के जो आइटम्स है वो सेफ रहता है। ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग किसी भी
ग्लास आइटम या चाइना मेड आइटम को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनके बीच में हम लोग पेपर, थर्मल या शॉक एब्जॉर्बर लगा देते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, वो टाइम को बढ़ा देता है, फोर्स को कम कर देता है। ठीक है, और इस तरह सेफ हो जाता है। ये भी एग्जाम्पल है हमारा इम्पल्स का। क्या चीज़ कर देते हैं तीसरे में, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लास आइटम और चाइना मेड आइटम ठीक है ना, पेपर और थर्मोकोल और स्ट्रो इज प्लेस्ड बिटवीन देम, उनके बीच में इस तरह की चीज़ें डालते हैं। ये हमारा इम्पल्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें टाइम जो है ना, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है और फोर्स कम हो जाता है, और इस तरह से इम्पल्स होते ही रहता है, लेकिन फोर्स कम होने की वजह से वो हमें नुकसान नहीं करता, ग्लास टूटते नहीं है, उस आइटम को टूटता नहीं है। ऐसे ही दे रखा है। अगला जो दे रखा है, जैसे जितने भी, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, शॉकर देखा है, जैसे टू व्हीलर हम लोग जब चलाते हैं ना, तो टू व्हीलर में सामने में 2 रॉड होते हैं ऐसे, और जब भी कभी स्पीड ब्रेकर गड्ढे में जब जाता है ना, तो सामने हैंडल ऊपर नीचे करता है। तो हैंडल जो ऊपर नीचे करता है, वो उसके नीचे जो है ना, जो सामने में उसका सेक्शन है, उसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है, उसको हम कहते हैं शॉकर कहते हैं हम लोग। शॉकर का मतलब ये है कि वो जो जर्किंग है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। तो जब भी कभी जैसे मान लो कोई गड्ढे में गाड़ी चली गई, तो वो जो लोहे का जो हैंडल वाला जो होता है पार्ट, वो स्प्रिंग को नीचे दबाता है, स्प्रिंग दबता है, फिर नीचे जाता है, फिर हैंडल नीचे जा रहा होता है। ठीक है ना, ऐसे कितनी बार में, और डायरेक्ट वो नीचे नहीं जाता, स्प्रिंग पहले दबता है, फिर वो नीचे जाता है। तो वो उसको नीचे जाते जाते टाइम बहुत लग जाता है, टाइम टचिंग टू द फ्लोर ऑफ दिस, यानी कि उसमें जो नीचे जैसे ये हमारा सेक्शन है, रॉड है ये, और इसके बीच में जो ना ऐसे ऐसे स्प्रिंग है, और इसका ये हमारा सरफेस है। तो जब ये हैंडल नीचे दबेगा तो ये स्प्रिंग दबेगा, पहले ये स्प्रिंग जो ना दबेंगे, ऐसे ऐसे दबेंगे। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे टच नहीं करेगा, पहले स्प्रिंग दबेगा, और दबने के बाद तब जब यहाँ तक आते आएगा, तो ये जो है इसको यहाँ तक आने में टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है ना, और टाइम जब लग जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। जब यहाँ पे अगर वो खूब दब भी गया तब भी वो फ्लोर पे टच नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग बीच में अभी भी आ जाएगा, और उस तरह से फोर्स को कम कर देता है, और हमारा वो जो हैंडल है वो टूटता नहीं है। वरना जितने रोड पे हम लोग इंडियन रोड पे जितने गाड़ियों का जर्किंग है, कहाँ कितने स्पीड ब्रेक, कितने गड्ढे ये आते हैं कि बहुत ही जल्दी टूट जाएगा हैंडल, कितनी बात सुनिए। लेकिन इसकी वजह से, शॉकर की वजह से ये जो है हैंडल टूटता नहीं है। ठीक है, इसी तो इसको भी लिख देते हैं 5वें नंबर में, शॉकर ऑफ बाइक help to absorb the shock, the jerk. जर्क को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ये। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, चौथा नंबर पे था, चौथे नंबर पे यहाँ पे डाल देते 4 नंबर ये। ठीक है ना, आगे चले। इसी तरह से बताया क्या कि जितने भी गाड़ियाँ हैं, सिर्फ बाइक में ही नहीं है, जितने भी गाड़ियाँ हैं, जैसे 2 व्हीलर है बाइक, तो इसी तरह 4 व्हीलर में भी शॉकर लगा होता है, ट्रक में भी शॉकर लगा होता है।
ट्रेन में भी शॉकर लगा होता है और वो उसको हेल्प करता है डिरेल होने से। जैसे मान लो हम लोग ट्रेन चली जा रही है, राजधानी ट्रेन है, उसकी स्पीड है चली जा रही है उसकी स्पीड, तो वो जो बॉगीज़ है वो इंजन से अटैच होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे अटैच रहते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी को रोकना चाहेगा तो ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक कौन लगा रहा है? ड्राइवर लगा रहा है। तो ब्रेक जब लगेगा, लेकिन वो जो बॉगीज़ है उसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो वो तो अपने स्पीड से आ रहा होगा इनर्शिया की वजह से। यहाँ ब्रेक लगाया तो इधर स्पीड, इंजन का स्पीड कम हुआ है, लेकिन बॉगी का स्पीड ज़्यादा ही है, तो वो तो ढंग से आगे लगेगा इंजन में, और सब एक ढंग ढंग है। जैसे गुड्स ट्रेन जो जाते हैं ना, मालगाड़ी कभी जा रहा होगा तो स्टेशनों पे देखिएगा, जाकर देखिएगा कैसे आवाज़ आती है। अगर गुड्स ट्रेन रुकता है ना तो उसका ढाई 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 ढी आवाज़ आती है। उसमें इतने तो बॉगीज़ होते हैं, 60-65 बॉगीज़ होते हैं, आवाज़ आते रहते हैं। और वो ख़तरनाक भी होता है क्योंकि वो मालगाड़ी की स्पीड तो बहुत कम होता है, लेकिन राजधानी वगैरह की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो ब्रेक लगाता है तो पता चला कि बॉगी जो है ना उछल जाएगा और ड्रिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि हर बॉगी के बीच में शॉकर लगा हुआ है। जैसे वो इंजन रुका तो इंजन रुका तो पीछे वाला बॉगी स्पीड में है, उसकी स्पीड तो ज़्यादा होगा इनर्शिया की वजह से, तो वो जाके जब उसको धक्का मारेगा तो स्प्रिंग पहले दबेगा उसका, फिर उसके पीछे वाला भी वो अपना, उस दोनों के बीच में जो स्प्रिंग है वो दबेगा, तो टाइम जो है ना काफ़ी बढ़ जाता है, एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो पाते, टाइम काफ़ी लगता है। तो ये टाइम बढ़ जाता है, तो आपस में अगर वो बहुत करीब आ जाते हैं फोर्स भी कम हो जाता है, तो इस तरह से वो सेफ हो जाता है। कितनी बात सुन में? तो ये जो ट्रेनें हैं इसमें जो है स्प्रिंग लगाए जाते हैं मोटे मोटे, देखा कभी? अब तो सारी ट्रेनें जो है ना कवर्ड जाती हैं, अब जो ट्रेनें जा रही हैं अब सब कवर्ड हो जाती है। पहले क्या था, बॉगी के बीच में जो जगह थे खाली था और दिखता था लोहे के बड़े बड़े, इतने बड़े लोहे एक दूसरे के सामने है, फिर दूसरा उधर भी है, नीचे स्प्रिंग भी है, सारे पार्ट देते थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब भीड़ ज़्यादा होती थी ना तो लोग उस पर भी चढ़ के सफ़र करने लगते थे, नहीं उस पर भी चढ़ जाते थे और पता चला कि उसी पे चढ़ रहे थे, अन्य आँख लगी गिर गए, मर ही गए, तो वो ख़तरनाक हो गया था। इसलिए उसको अब पैक कर दिया गया कि उस पर कोई जाके बैठा जाए। लेकिन वहाँ पे शॉकर लगे रहते हैं, एक दूसरे को बॉगी को रोकते हैं, वरना फिर ट्रेन जो है ना बॉगी गिर जाएंगे अगर सडनली ब्रेक लगता है तो। कितनी बात समझ में? तो ये दे रखा कुछ कॉमन सा एग्जाम्पल इम्पल्स का, जहाँ इम्पल्स रोल प्ले करता है। अगर टाइम बढ़ जाएगा फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है ना? टाइम कम होगा फोर्स ज़्यादा लगेगा, वो डेंजरस है। जैसे हम लोगों ने कैच में बताया कि अगर डायरेक्ट ऐसे रोकना चाहेंगे तो कैच नहीं होगा, बॉल निकल भी जाएगा, ठीक? तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल इम्पल्स का। आगे चलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल इससे कर ले, इम्पल्स का एक दो न्यूमेरिकल ये करते हैं इसको, इसके बाद देखते हैं। ये है एक क्वेश्चन, हम लोग इम्पल्स के बेस पे कर रहे हैं। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन? अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम with a speed of 1200 meter per second. The person holding the gun can exert a maximum force of 144 Newton on it. What is the number of bullets that can be fired from the gun per second? क्या मतलब समझ में है? एक मशीन गन तो देखा ही होगा, मशीन गन ऐसे चलाते रख के सीने पे यहाँ लगा के और चलाते हैं, तो क्या होता है मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जो स्प्रिंग बुलेट को जाके हिट करता है ना, तो बुलेट भी स्प्रिंग पे पीछे की तरफ मोमेंटम देता है, ठीक है, या फोर्स लगाता है, चेंज मोमेंटम होता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स जब लगता है तो मशीन गन जो ना भागने लगता है, इधर उधर भागेगा, तो उसको यहाँ से रख के सेट करके लगाना पड़ता है, तब जाके वो सीधा रहता है, वरना इधर उधर मशीन गन घूमने लगेगा। पता चला कि दूसरे को मार रहे थे, अपने ही फोर्स को लग गया, ठीक है ना? तो सीने से उसको यहाँ पे लगाकर, और कितना उसका पावर लगता है देखते हैं, नीचे चलते रहता है उसमें, तो उसी के हिसाब से फोर्स बैक में लगता रहता है। तो क्या बताया कि एक मशीन गन है, उसमें जो बुलेट है वो उसका मास जो है 40 ग्राम है, और जब वो बुलेट को फायर करता है तो उसका स्पीड होता है 1200 मीटर पर सेकेंड। वो आदमी जो बुलेट को मशीन गन को चला रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 144 न्यूटन फोर्स को अप्लाई कर सकता है या बर्दाश्त कर सकता है। तो बुलेट से या मशीन गन से कितने बुलेट निकलना चाहिए पर सेकेंड ताकि वो सेफ रहे?
1 सेकंड में कितना बुलेट निकले कि वो उसको मशीन गन दो भागे नहीं। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग। अब यहाँ पे क्या बताया, इसे करके सोल्यूशन दिखाते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 1 सेकंड में n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर करे जो सेफ रहेगा। तो क्या, लेट n नंबर ऑफ bullets is fired per second from machine gun। ठीक है ना, मशीन गन से n नंबर ऑफ बुलेट फायर करे। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। देखिए जब बुलेट को फायर करेंगे तो इनिशियली वेलोसिटी तो उसका तो 0 था, लेकिन जैसे वो लेगा तो बुलेट निकलेगा 1200 मीटर के हिसाब से। ठीक है ना, तो उसके फाइनल वेलोसिटी है 1200, लेकिन उससे पहले जो वेलोसिटी था वो 0 था। तो चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का कितना होगा। चेंज इन मोमेंटम फॉर n बुलेट्स। ठीक है ना, n बुलेट्स का कितना चेंज इन मोमेंटम होगा। तो मास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इनटू n। देखिए ये होता है चेंज इन मोमेंटम, मास इन चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और एक बुलेट का तो इतना होता है, उसको n कितना बुलेट फायर कर रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना चेंज इन मोमेंटम होगा जब n बुलेट को फायर कर रहे हैं पर सेकेंड में। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स भी बोलते हैं, ये इम्पल्स भी कहलाएगा। ये चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को हम लोग फोर्स इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने इम्पल्स हटा के फोर्स इनटू टाइम भी लगा दिया। अब ये कितना टाइम फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, ये 144 न्यूटन फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। और टाइम कितना, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने बुलेट को लेना है। और ये n है नंबर ऑफ बुलेट्स, और ये मास ऑफ द बुलेट कितना है 40 ग्राम है, तो ग्राम को हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, 1000 से डिवाइड करके। फाइनल वेलोसिटी कितना था 1200, इनिशियली वो 0 में था वो। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, ये 144 और ये आ जाएगा n, तो ऐसे रहेगा n है, और ये 40 इंटू 1200 अपॉन 1000, क्योंकि 1200 में 0 माइनस करके था। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 था जब गन फायर नहीं हुआ था, बुलेट फायर नहीं होता। जब फायर होगा तो उसकी वेलोसिटी 12 से 100 से निकलेगा वो। ठीक, तो कितने 0, 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 144 अपॉन 4 इंटू 12, ये n आ जाएगा। ये 4 इधर चला आया, 12 भी इधर चला आया। 12 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 जब 144 हो जाता है, और 4 से करेंगे 3, तो n इज इक्वल टू 3। यानी 1 सेकेंड में अगर 3 बुलेट फायर किया जाए तो सेफ है ये आदमी आराम से इसको 3 बुलेट फायर करेगा। सो क्या बोला, नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये है इसका आंसर इम्पल्स के बेस पे। कितनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसे।